नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक हमने पढ़ा था डायोड के अभिलाक्षी वक्रों के बारे में और उसके पश्चात हमने उत्क्रम भंजन को भी देखा और डायोड के प्रतिरोध को भी समझा था। आज इसी कड़ी में आगे आरबीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक होगा दिष्ट कारण, कि ये दिष्ट कारण क्या होता है। एक्चुअल में जो भी एसी करंट होता है, जो समय के सापेक्ष जिसकी दिशा और मान लगातार परिवर्तित रहते हैं, उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना ही दिष्ट करण कहलाता है। दिष्ट करण एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में कन्वर्ट करता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिष्ट करण कहते हैं। लेकिन जिस युक्ति के द्वारा, जिस व्यवस्था के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो, उस यंत्र को दिष्टकारी युक्ति कहते हैं। क्या कहोगे? दिष्टकारी। तो ध्यान रखो, दिष्टकारी एक युक्ति होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, जबकि दिष्ट करण उस युक्ति की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। यह संकेतों का सिंपल सा मतलब होगा कि वो धारा भी हो सकती है, वो वोल्टता भी हो सकती है। मतलब हमने बोल दिया कि एसी संकेत, इसका मतलब वो एसी धारा या एसी वोल्टता दोनों की एक साथ मिलके बात हो रही है। तो दिष्टकरण किसे काम ने एसी क्या कहोगे? प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाएगी, और परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होगी वो युक्ति या व्यवस्था क्या कहलाएगी? दिष्टकारी कहलाएगी। अब ये जो दिष्टकरण होता है या दिष्टकारी जो युक्तियां होती हैं वो मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सा? एक तो होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एक्चुअल में जो एसी संकेत है और डीसी संकेत हैं उनमें क्या चेंज रहता है, किस प्रकार से क्या परिवर्तन होगा, उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो यदि अपने बात करें एसी सिग्नल की और साथ में बात कर लेंगे डीसी सिग्नल की, तो एसी के जो संकेत होते हैं ये समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित रहते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है। जबकि डीसी के जो संकेत होते हैं वो क्या होता है कि इस प्रकार से समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते, वो एक निश्चित दिशा में और निश्चित परिमाण के कंटिन्यूअसली सतत रूप से रहते हैं। तो एसी में क्या होगा कि एसी के अंदर जो करंट की दिशा होती है या वोल्टता की दिशा होती है, कुल मिलाकर के यूँ कह लो, जो संकेतों की दिशा होती है, एसी संकेतों की जो डायरेक्शन होती है वो और उसका परिमाण दोनों ही समय के सापेक्ष सतत रूप से परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि ये आधे समय तक तो प्लस की डायरेक्शन में रहने वाला है और आधे समय तक उसके पश्चात वो माइनस की डायरेक्शन में रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि अपने पास एक प्रत्यावर्ती बैटरी है तो प्रत्यावर्ती बैटरी में जो टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस वो कभी भी फिक्स नहीं रहते। तो क्या होगा? वो लगातार प्रत्येक आधे चक्र के पश्चात चेंज होते हैं। जैसे कि ये प्रत्यावर्ती के लिए कोई बैटरी है और पहले आधे चक्कर में ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जैसे ही एक चक्कर पूरा होगा करंट का, उस एक चक्कर में यदि अपने बात करें तो पहले आधे चक्कर में ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अब ये टर्मिनल शेष आधे चक्कर के पश्चात चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाता है और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ने अपनी दिशा चेंज कर ली है। तो कुल मिलाकर के प्रत्यावर्ती संकेत कुछ इस प्रकार के होते हैं कि प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, अर्थात बैटरी की जो ध्रुवता है वो बदलती रहती है। तो पहले जो प्लस था वो माइनस बन जाता है और माइनस था वो प्लस बन जाता है। लेकिन जो आप ये प्रतीक चिन्ह देखते हो बैटरी का, ये प्रतीक चिन्ह एक्चुअल में किसका होता है? ये दिष्ट वोल्टता के लिए होता है। अपने सेल वगैरह जो लगाए होते हैं उनके लिए ये प्रभावी होता है, और इसमें हमेशा प्लस जो टर्मिनल है वो प्लस ही बना रहता है, माइनस जो टर्मिनल है वो माइनस ही बना रहता है, और धारा है वो एक ही दिशा में बनी रहती है। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो प्रतीक चिन्ह है वो डीसी संकेतों का है, जिसमें धारा की डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में है और उसका परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा है और दिशा भी चेंज नहीं हो रही है। तो डीसी संकेत जो होते हैं उनका परिमाण और दिशा कभी भी चेंज नहीं होती, वो नियत रहती है समय के सापेक्ष। जबकि एसी संकेतों के लिए
परिमाण और दिशा दोनों ही चेंज होते हैं। परिमाण मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, फिर ज़्यादा फिर कम, इस प्रकार से इसका ग्राफ है, आरेख है, वो चलता रहता है। तो ये एसी संकेत हो गया और ये डीसी संकेत हो गया। अब दिष्टकरण की प्रक्रिया में क्या होगा कि ये जो एसी संकेत है वो डीसी में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो इस प्रकार के डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो जो दिष्ट विभव है या दिष्ट संकेत है वो पूर्णतः शुद्ध दिष्ट विभव हो जाएगा। यदि मैं इसको विभव का आरेख मान लूं या शुद्ध संकेत समझ लो, ये पूर्णतः शुद्ध संकेत है। लेकिन दिष्टकरण की प्रक्रिया में कभी भी एसी को पूर्णतः शुद्ध संकेतों में परिवर्तित नहीं किया जाता, लगभग दिष्ट संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इस आरेख को हम किस प्रकार से प्राप्त करने वाले हैं, ये जो आरेख होगा यानी कि ये जो एसी संकेत होंगे वो हमें कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। ये भी एक प्रकार से दिष्ट संकेत ही हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ये भी दिष्ट संकेत है लेकिन ये पूर्णतः शुद्ध नहीं है, ये लगभग दिष्ट संकेत है। तो इन एसी संकेतों को इस प्रकार के डीसी संकेतों में सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये डीसी वाले हैं क्यों? दिष्ट संकेतों का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। एसी संकेतों में डायरेक्शन प्रत्येक आधे चक्र के पश्चात चेंज होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो डीसी के संकेत हैं उनका परिमाण तो कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे संकेत यानी कि धारा या वोल्ट था 0 थी, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ 0 आ गई, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम, फिर घटते घटते यहाँ 0, यानी कि परिमाण है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, नियत है। कैसे कि वो नेगेटिव की ओर, नीचे की ओर आ ही नहीं रहा है, इस प्रकार से वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। तो इन संकेतों की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और दिशा एक नियत बनी हुई है, एक निश्चित दिशा है, और निश्चित दिशा में फ्लो करने वाले संकेत जो होते हैं वो डीसी संकेत होते हैं। अर्थात ये डीसी संकेत है। परिशुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि इसका परिमाण है वो लगातार चेंज हो रहा है, अतः ये परिशुद्ध रूप में नहीं है। परिशुद्ध दिष्ट विभव या दिष्ट संकेत वो संकेत होते हैं जिनके लिए डायरेक्शन भी नियत रहती है और जिनके लिए परिमाण भी नियत रहता है। तो ये है परिशुद्ध रूप में, और ये है लगभग शुद्ध रूप में, जिसके अंदर परिमाण है वो चेंज हो रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो केवल धनात्मक दिशा में ही लगातार बने हुए हैं। तो ये जो दिष्टकरण की प्रक्रिया होगी वो इस प्रकार के संकेतों को और इन संकेतों में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि एसी को लगभग दिष्ट संकेतों में परिवर्तित कर देगी। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? दिष्टकरण। और जो युक्ति ऐसा काम करेगी उस युक्ति को हम क्या कहने वाले हैं? दिष्टकारी युक्ति कहने वाले हैं। तो दिष्टकारी युक्ति हमने बात की कि दिष्टकारी युक्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आइए बात करते हैं बारी बारी से कि ये अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है। और सबसे पहले अपने बात करेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी युक्ति की। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक होगा अर्ध तरंग दिष्टकारी। ओके, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है? इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि जो दिष्टकरण की प्रक्रिया होती है, या यूं समझ लो जो दिष्टकारी युक्तियां होती हैं, उनमें डायोड का यूज होता है। एसी संकेतों को डीसी संकेतों में परिवर्तित करने के लिए डायोड का यूज किया जाएगा। डायोड का ही यूज क्यों होता है? डायोड में एक बहुत बड़ा गुण धर्म होता है, डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है अच्छी वाली। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि डायोड के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? P से N की ओर। वो कभी भी N से P की ओर करंट को फ्लो नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि यदि करंट N से P फ्लो होगा तो वो कौन सा बायस आ जाता है? उत्क्रम बायस बन जाता है, और उत्क्रम बायस में कभी भी डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं होता या नगण्य मान की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन डायोड के अंदर करंट फ्लो केवल और केवल P से N डायरेक्शन में होता है। डायोड के इसी गुणधर्म के कारण, कौन से गुणधर्म के कारण? कि डायोड में धारा एक दिशीय होती है। इसी गुणधर्म के कारण डायोड का उपयोग दिष्टकारी युक्तियों में होता है। तो कैसे यूज होगा इस डायोड का, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी युक्ति वह युक्ति अथवा व्यवस्था होगी
जो प्रत्यावर्ती संकेतों की आधी तरंग का दिष्टकरण करेगी। जैसे अपने पास ये प्रत्यावर्ती संकेत है, सपोज दैट कुछ इस प्रकार से, एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया, दूसरा चक्कर यहाँ पूरा हो गया, तीसरा चक्कर यहाँ पूरा होगा प्रत्यावर्ती संकेतों का, तो 1 2 3 चक्कर पूरे हो गए, यानी कि इनकी आवृत्ति है वो 3 है अपने पास फिलहाल। इसको मैं आगे रफ कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा कि प्रत्येक चक्कर का जो आधा चक्कर है उसका दिष्टकरण होगा, शेष का दिष्टकरण नहीं होगा। यानी कि ये जो पहला चक्कर है उसका दिष्टकरण हो जाएगा, फिर इसका दिष्टकरण नहीं हो पाएगा, फिर इसका दिष्टकरण हो जाएगा, फिर इसका दिष्टकरण नहीं हो पाएगा, फिर आधे चक्कर का दिष्टकरण होगा, फिर इसका दिष्टकरण नहीं हो पाएगा। यानी कि केवल और केवल आधे चक्कर का ही दिष्टकरण होगा, और ऐसा करने पर जो आपको आरेख मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। फाइनली जब हम चेक करेंगे कुछ ऐसा मिलेगा। तो एक निश्चित दिशा में आ गया, केवल पूरा चक्कर था, आधी ही तरंग है वो दिष्ट विभव के रूप में या दिष्ट संकेतों के रूप में हमें मिलेगी। अतः हम उसको क्या कहेंगे कि उन ऐसे संकेतों का आधी तरंग का है वो दिष्टकरण हो गया है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी वह युक्ति अथवा व्यवस्था होती है जो आधी प्रत्यावर्ती संकेतों का ही दिष्टकरण कर पाती है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए हम एक डायोड का यूज लेते हैं। कितने डायोड का यूज करते हैं? एक डायोड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने ये समझेंगे कि उसकी प्रायोगिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी जिसके कारण दिष्टकरण प्रक्रिया है वो संभव हो पाए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रायोगिक व्यवस्था की। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था कैसी होती है? इसमें एक ट्रांसफार्मर रूपी संरचना होगी अपने पास। कुछ इस प्रकार से ये हो गया एक ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह, जिसमें ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली और इसके अंदर अपने जोड़ेंगे प्रत्यावर्ती संकेत प्रदान करने वाले एक स्रोत को, यानी कि एसी सोर्स यहाँ पे होगा, प्रत्यावर्ती स्रोत यहाँ पे होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास एसी स्रोत, जिसको हमने प्राथमिक कुंडली में संयोजित कर दिया है। अब ये जो सेकेंडरी कुंडली होता है, यहां सेकेंडरी कुंडली में क्या होगा कि एक डायोड लगा होगा। कौन लगा होगा? एक डायोड, जिसको अपने नाम दे दिया डी। ये डी एक डायोड है। अब यहां पे एक हमने क्या किया कि कोई भी लोड प्रतिरोध RL लगा दिया। लोड प्रतिरोध RL का मतलब आप समझ सकते हो कि हमने कोई भी व्यवस्था जोड़ दी, जैसे कोई बल्ब हो गया या फ्रिज हो गया या फिर अन्य कोई भी मशीनरी जो लाइट से चलती हो, वो हमने यहाँ पे संयोजित कर दिया और इसका हमने नाम दे दिया लोड प्रतिरोध RL। और इसके सिरों पे जो उत्पन्न वोल्टता होगी उसको अपने कितना समझ लेंगे? V समझ लेंगे। ओके, तो फिर नामकरण करें पॉइंटों का। तो इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया X, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया Y, यानी कि X और Y टर्मिनल के बीच में अपनी कोई भी युक्ति, विद्युतीय युक्ति लगी हुई है, लोड प्रतिरोध RL है। ये जो पॉइंट है इसको अपने A नाम देते हैं, इस पॉइंट को अपने B नाम दे देते हैं। दिस इज C एंड दिस इज नाउ D पॉइंट। ओके, ये सिंपल सी एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था प्रायोगिक व्यवस्था होगी किसके लिए? अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। मतलब ये हो गया कि यहां से जो भी करंट निकलेगा वो एसी करंट होगा, यानी कि इस प्रकार की फॉर्म में होगा, इस प्रकार के रूप में होगा। एसी करंट होगा, इस प्रकार के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे जो बल्ब को मैं बल्ब नाम दे रहा हूँ इस लोड प्रतिरोध को, कि मान लिया कि हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, तो इस बल्ब को जो भी संकेत मिलेगा वो संकेत कैसा होना चाहिए? दिष्ट संकेत होना चाहिए, और वो भी आधी तरंग का दिष्ट संकेत। तो बात करेंगे कि इसका संकेत हमें प्राप्त होगा कैसे और किस प्रकार इसकी व्यवस्था बनेगी। सबसे पहले सपोज दैट कि एसी के अंदर ये जो एसी स्रोत है अपने पास, जो बैटरी है, एसी बैटरी है,
उसका ये जो पॉइंट है ऊपर वाला पॉइंट वो पॉजिटिव है, यानी कि ए है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो बी किसके साथ होगा, नेगेटिव के साथ। तो इन दोनों के संयोजन की यदि बात करें ना तो सी जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पे है और डी जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पे है। ऐसे कुछ प्रारंभ में हमने व्यवस्था समझ ली भाई। स्टार्टिंग में जो भी बैटरी लगी हुई है एसी बैटरी, उसके लिए एक टर्मिनल तो पॉजिटिव होना है और एक नेगेटिव होना है। कोई सा भी आप पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, ऊपर वाला पॉजिटिव मान लिया और नीचे वाला नेगेटिव मान लिया। आप कोई सा भी मान सकते हो क्योंकि आधे चक्कर के पश्चात ध्रुवता बदल जानी है। तो प्रारंभ में मैंने ऐसा कुछ मान लिया, ठीक है। डायोड का ये पी टर्मिनल है और ये डायोड का एन टर्मिनल है, ठीक है। डायोड किस बायस में जुड़ा है, अगर बायस में या पश्च बायस में। डायोड का जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव यानी कि उच्च विभव पे है, तो क्या बना, अगर बायस। फिलहाल डायोड कौन से बायस में है, अगर बायस में। क्यों, क्योंकि पी है वो उच्च विभव पे है और इसी प्रकार से एन है वो नेगेटिव के साथ यानी कि निम्न विभव पे है। तो फिर ये व्यवस्था कौन सी बन जाएगी डायोड की, ये अगर बायस की व्यवस्था बन जाएगी। अगर बायस में करंट फ्लो होता है, मिली एम्पियर कोटि का होता है, विषण धारा उसमें प्रवाहित होती है, धारा का मान बहुत ज़्यादा रहता है और डायोड के अंदर से करंट फ्लो पी से एन की ओर होता है। तो अब यहाँ इस सेकेंडरी जो कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, उसमें करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस से बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा, प्लस से बाहर की ओर हमेशा धारा प्रवाह होता है। तो करंट है वो पी से एन की ओर फ्लो होगा, डायोड अपने अंदर से करंट को जाने देगा और इस प्रकार से, और वो इस प्रकार चक्कर लगाता हुआ कुंडलियों से होता हुआ, और इस प्रकार आप क्लॉकवाइज इसको देख सकते हो कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। कब तक, प्रथम आधे चक्कर तक। कब तक, प्रथम आधे चक्कर तक इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। मतलब इस बल्ब को यानी कि लोड प्रतिरोध आरएल को करंट मिलेगा तो ये बल्ब है वो जलेगा, दीप्त अवस्था में होगा। तो इसको साथ साथ अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझेंगे कि ये अपने पास एक एसी संकेत है। कौन सा संकेत ले लिया हमने, ये हो गया एसी संकेत, जिसको अपने क्या कहेंगे, निवेशी संकेत। कौन से संकेत मानेंगे इसको, निवेशी संकेत है, ओके। अब इनके अकॉर्डिंग हमें निर्गत संकेत कैसे मिलेंगे वो हमें देखने हैं। ओके, और ये यहां पे कौन से संकेत लेने होंगे हमें, ये हम समझेंगे निर्गत संकेत। तो प्रत्यावर्ती संकेतों के प्रथम आधे चक्र में हमने क्या देखा कि प्रत्यावर्ती संकेतों के प्रथम आधे चक्र में इसके अंदर से करंट फ्लो होता है, यानी कि पी से एन की ओर धारा प्रवाह होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जब निवेशी संकेतों का प्लस आधा चक्कर होगा धनात्मक दिशा वाला, तो करंट जाएगा आरएल में किस डायरेक्शन में, एक्स से वाई टर्मिनल की ओर। तो करंट की डायरेक्शन क्या आई, करंट की डायरेक्शन आई है जी एक्स से वाई की ओर। और पूरा कंप्लीट डायरेक्शन को बात करें करंट की तो सी से एक्स, एक्स से वाई, वाई से डी और डी से वापिस सी, यानी कि सी से एक्स, एक्स से वाई, वाई से डी और डी से वापिस सी। और लोड प्रतिरोध आरएल की बात करें तो करंट की डायरेक्शन अपने पास होगी एक्स से वाई की ओर। और एक्स से वाई की ओर की डायरेक्शन को मैं ये मान लेता हूं। ध्यान रखना, जब आरएल के अंदर से एक्स से वाई की ओर करंट फ्लो होगा तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वाई से एक्स जाएगा तो उसको हम नीचे से इस प्रकार उल्टा रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो एक्स से वाई डायरेक्शन को मैंने ऊपर पॉजिटिव वाला मान लिया है, और उल्टी डायरेक्शन जब होगी वाई से एक्स तो हम इसको नेगेटिव वाले में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ठीक है जी। प्रथम आधे चक्र में क्या हुआ, करंट इस प्रकार से फ्लो किया। अब शेष आधे चक्र में क्या होगा, शेष आधे चक्र में कंडीशन क्या बनेगी, अब शेष आधे चक्र में ये जो ध्रुवता है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ए नेगेटिव पे आ जाएगा, बी पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, और उसके साथ में जो सी होगा वो बन जाएगा नेगेटिव, और जो डी होगा वो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ध्रुवता चेंज हो गई है। अब करंट फ्लो इस लोड प्रतिरोध आरएल के अंदर से किस दिशा में होगा और कैसे होगा। डायोड कौन से बायस में आया, डायोड आ गया
जो पी पॉइंट है ना डायोड का, वो निम्न विभव पे है, नेगेटिव पे है, और एन है वो धन विभव पे है, पॉजिटिव पे है। तो भैया कौन सा बायस बनेगा? पी निम्न विभव पे है, उल्टा जुड़ गया। तो पी तो पॉजिटिव से जुड़ता, पी से जुड़ता तो अगर बायस बनता, लेकिन P तो N से यानी कि नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो ये कौन सा बायस है? पश्च बायस है, उत्क्रम बायस है। तो इस कंडीशन में डायोड है वो उत्क्रम बायस में आ गया। उत्क्रम बायस में करंट फ्लो नहीं होता, लगभग जीरो मान की धारा प्रवाहित होती है। तो उस केस में जब ये नेगेटिव वाला साइड चलेगा प्रत्यावर्ती संकेतों का, उस केस में इस परिपथ में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट है वो प्लस से बाहर निकलता है, जो कि डायोड के लिए इस दिशा में प्राप्त होता है, और डायोड कभी भी N से P की ओर करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो ये डायोड एक प्रकार से स्विच की भांति व्यवहार करेगा, ऑन ऑफ वाले स्विच की भांति व्यवहार करेगा। अब ये ऑफ कंडीशन में है, करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो इसको मिलने वाला जो करंट होगा, इस बल्ब को मिलने वाला जो करंट होगा वो जीरो होगा। अतः ये बल्ब दीप्त अवस्था में नहीं आएगा, तो निर्गत संकेत हमें जीरो मिलेंगे। ओके, तो एक पूरे चक्कर की बात हो गई। पहले चक्कर में संकेत मिला, बल्ब जला, दूसरे संकेत में बल्ब नहीं मिलेगा, क्योंकि डायोड ने ऑफ स्विच की भांति कार्य कर दिया। अब दोबारा दूसरे चक्कर की बात करें तो पुनः वही स्टेप आ जाएगी। ये धनात्मक चक्कर होगा, तो ऊपर वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव बन गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गए, और ये टर्मिनल वापस से कौन से हो गए? नेगेटिव टर्मिनल हो गए। अब वापस ये डायोड कौन से बायस में आ गया जी? ये वापस अगर बायस में आ गया, करंट फ्लो होगा, और करंट की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले अपने पास थी, एक्स से वाई दिशा में। तो यहाँ भी एक्स से वाई दिशा में इस चक्कर की बात हो रही है, तो एक्स से वाई की डायरेक्शन को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि जो करंट होगा या सिग्नल जो संकेत होगा वो इस प्रकार का हमें रिप्रेजेंट होगा। दूसरे चक्कर का जो दूसरा भाग है, सेम ध्रुवता बदल जाएगी, तो करंट या संकेत या वोल्टता कितनी बनेगी? जीरो। तो कुल मिलाकर के आप पूरे चक्कर की बात करते हो तो प्रत्येक चक्कर का जो आधा भाग होता है उसमें तो दिष्टकरण हो पाता है, जबकि शेष आधे भाग में कोई भी दिष्टकरण नहीं होता। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि एक पूरे तरंग की बात करें, एसी तरंग की या एसी संकेत की, तो उनमें से केवल और केवल आधी संकेत का ही, आधी तरंग का ही दिष्टकरण होता है, आधी तरंग है वो जीरो बनी रहती है। तो ये कंप्लीट व्यवस्था होती है अर्धतरंग दिष्टकारी की, और ये व्यवस्था या प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आधे चक्कर का दिष्टकरण होता रहता है और आधे चक्कर में हमें संकेत है वो जीरो मिलता है, यानी कि आधे चक्कर में तो बल्ब जलेगा और आधे चक्कर में बल्ब नहीं जलने वाला। तो ये अपने पास व्यवस्था होगी अर्ध तरंग दिष्टकारी की, जो कि केवल और केवल आधी तरंग का ही दिष्टकरण कर पाती है। अब अपने आगे बात करने वाले पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। तो पूर्ण तरंग में क्या होगा कि पूरी तरंग का, पूरे चक्कर का दिष्टकरण हो पाएगा। किसका? पूरे चक्कर का दिष्टकरण हो पाएगा, और वो कैसे होगा उसकी अपने बात करेंगे। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड यूज होता है जी, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड यूज होते हैं। कितने डायोड? दो डायोड। सिंपल व्यवस्था यही होती है, इसमें दो डायोड लगे होते हैं। तो बात करते हैं कि वो व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो आइए चलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के पास। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह प्रक्रिया अथवा व्यवस्था होती है जो पूरी प्रत्यावर्ती तरंग का या प्रत्यावर्ती संकेतों का दिष्टकरण कर देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी की प्रक्रिया में कितने डायोड लगे होंगे? दो डायोड लगे होंगे। वो डायोड किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसके लिए अपनी बात करते हैं प्रायोगिक व्यवस्था की। तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था के लिए भी अपने पास एक ट्रांसफार्मर रूपी संरचना है। ये प्राइमरी कुंडली बन जाएगी, ये सेकेंडरी कुंडली बन जाएगी, और प्राइमरी, और यहाँ पे हमने ये ट्रांसफार्मर के प्रतीक चिन्ह को रिप्रेजेंट कर दिया। प्राइमरी कुंडली में लगा होगा एसी स्रोत, इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है। ये क्या हो गया? प्रत्यावर्ती स्रोत, यानी कि एसी, अल्टरनेट करंट सोर्स यहाँ पे हो गया। अब जो अपने पास दूसरी कुंडली होगी उसके अंदर क्या व्यवस्था बनने वाली है? दूसरी कुंडली में डायोड संयोजित होंगी, तो एक डायोड तो जुड़ेगा यहाँ पे,
और एक डायोड जुड़ेगा यहाँ पे। दोनों डायोड को हमने आपस में संयोजित कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो इसको अपने नाम देंगे डायोड D1 और इसको अपने नाम देंगे डायोड D2। अब यहाँ पे अपना जो लोड प्रतिरोध RL है वो कहाँ जुड़ेगा, वो इन डायोड के दोनों टर्मिनल के साथ और यहाँ इस प्रकार से संयोजित होगा लोड प्रतिरोध RL, जो कि X और Y दो पॉइंटों के बीच में है। ठीक है जी, ये अपने पास एक लोड प्रतिरोध RL हो गया। पॉइंटों का नामकरण कर दें तो ये हो गया A, B, दिस इज C एंड नाउ दिस D। ओके, ये जो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था नजर आ रही है वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की व्यवस्था है, जिसके अंदर दो डायोड लगे हुए हैं। पहले हमने दोनों डायोड को आपस में संयोजित किया, फिर उसके साथ हमने एक लोड प्रतिरोध RL संयोजित कर दिया था। अब ये काम कैसे करेगा, पूरी की पूरी तरंग का दिष्टकरण कैसे करेगा, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपने लेना होगा एक प्रत्यावर्ती संकेत। कुछ इस प्रकार से। तो पहले तो अपने जानेंगे कि डायोड D1 कैसा सिग्नल देगा, उसके बाद अपने समझेंगे डायोड D2 कैसा सिग्नल देगा, और फाइनली अपने समझेंगे कि फाइनल सिग्नल है वो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये होगा अपने पास निवेशी संकेत, ये होगा D1 का संकेत, ये होगा D2 का संकेत, और ये हो जाएगा निर्गत संकेत। ओके, क्या व्यवस्था बनेगी उसकी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होगा, मान लिया कि इसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, यानी कि A है वो पॉजिटिव पे है और B है वो नेगेटिव पे है। ओके, इसके संगत C है वो A के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बन जाएगा और D है वो B के रिस्पेक्ट में नेगेटिव बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि C पॉजिटिव पे आ गया उच्च विभव पे और D निम्न विभव नेगेटिव के साथ संयोजित है। तो डायोड D1 कौन से बायस में, ये P है ये N है, इसी प्रकार ये P है ये N है। D1 डायोड कौन से बायस में है जी, D1 डायोड का जो P टर्मिनल है वो कहाँ जुड़ा है, P है वो P के साथ जुड़ा है, उच्च विभव पे जुड़ा है। तो कौन सा बायस बना, अग्र बायस बना। तो D1 डायोड है वो कौन से बायस में होगा, D1 डायोड अग्र बायस में होगा। कौन से बायस में होगा, अग्र बायस में। और करंट फ्लो किस प्रकार से होगा, प्लस से बाहर की ओर। और डायोड D1 के अंदर से करंट फ्लो किस प्रकार होगा, P से N की ओर। क्या डायोड में P से N की ओर करंट फ्लो होता है, जी बिल्कुल होता है। तो डायोड D1 के अंदर से करंट फ्लो बिल्कुल हो पाएगा। D2 की यदि अपने बात करें तो D2 डायोड कौन से बायस में है, D2 डायोड का जो P टर्मिनल है वो निम्न विभव पे है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। इस वाले का उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। तो ये कौन से बायस में आएगा, ये पश्च बायस में आएगा और पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं होता। और यदि करंट की बात करें तो करंट तो नेगेटिव की ओर आता है, पॉजिटिव से चल के नेगेटिव की ओर आता है। तो ये डायोड D2 है वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा क्योंकि ये पश्च बायस में संयोजित है। तो करंट तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से चलना है, फिर वो इस प्रकार से जाएगा D1 से गुजरेगा क्योंकि D1 अगर बायस में है। आगे चलते चलते जब वो करंट X पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट X पे पहुंचेगा तो करंट को फ्लो करने के लिए दो मार्ग मिल रहे हैं। एक तो लोड प्रतिरोध RL की ओर चला जाए और कुछ भाग है वो D2 डायोड की ओर आ जाए। लेकिन D2 डायोड पश्च बायस में है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ये एक ऑफ स्विच बना हुआ है, अपना स्विच है वो बंद है। तो कंप्लीट यहाँ से आने वाला करंट है वो किधर जाएगा, RL के अंदर से होता हुआ और इस प्रकार ऊपर वाले भाग में ऐसे चक्कर लगाता रहेगा।
तो यहाँ पे अपना लोड प्रतिरोध RL है, मतलब मान लो बल्ब लगा हुआ है तो इस बल्ब को करंट मिलेगा, अतः ये बल्ब दीप्त अवस्था में होगा और बल्ब जलेगा। लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, एक्स से लेकर के वाई की ओर करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो करंट है वो इस प्रकार जाएगा। तो कंप्लीट अपने डायरेक्शन की बात करें, प्रथम आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन है वो सी से आएगी D1 डायोड की ओर, सी से आएगा D1 डायोड, D1 डायोड से आएगा X पॉइंट, X से आएगा Y पॉइंट पे और Y से वापस C पे और वापस C पे। लेकिन लोड प्रतिरोध RL के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो X से लेकर के Y डायरेक्शन में होता है। तो D1 की अपने बात की तो पहले आधे चक्कर में D1 ने अपना काम किया, डायरेक्शन X से Y की ओर आई, उस डायरेक्शन को मैं इस दिशा में मान लेता हूं। D2 ने क्या किया, D2 ने कुछ नहीं किया, D2 ने कोई करंट या संकेत दिया ही नहीं, यानी कि इसके लिए मान कितना है, 0 बना हुआ है। ओके, अब बात करेंगे शेष आधे चक्कर की। शेष आधे चक्कर में क्या होगा, शेष आधे चक्कर में ध्रुवता बदल जाएगी। तो ये जो पॉइंट हैं वो बदल जाएंगे, पहले ये पॉजिटिव था तो अब ये बन जाएंगे नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव थे वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो भाई डायोड D1 है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा है, उसका P पॉइंट, तो डायोड D1 कौन से बायस में है, डायोड D1 का जो P टर्मिनल है, P भाग है वो निम्न विभव पे है, नेगेटिव पॉइंट पे है। तो अब ये कौन से बायस में आ गया, अब ये पश्च बायस में आ गया, पहले ये अग्र बायस में था। और D2 कौन से बायस में आ गया, D2 का जो P भाग है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, उच्च विभव पे जुड़ा हुआ है, अतः ये डायोड D2 कौन से बायस में होगा, अग्र बायस में। मतलब जो डायोड थे उनका सिस्टम है वो चेंज हो गया, जो पहले अग्र था वो पश्च बन गया और जो पहले पश्च था वो अब क्या बन गया, अग्र बन गया। तो ये कौन से बायस में, पश्च बायस में। इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं होता, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। तो करंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट है यहाँ पे प्लस टर्मिनल से करंट है वो बाहर निकलेगा तो वो D से जाएगा D2 डायोड में, D2 डायोड से जाएगा X के पास। अब जैसे ही करंट है वो X के पास पहुंचेगा, यहाँ पे इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ये D1 वाला रास्ता और एक RL वाला रास्ता। तो भाई D1 है वो तो पश्च बायस में है, ये करंट को जाने नहीं देगा, ये स्विच बंद हो गया एक प्रकार से। तो पूरा करंट किस डायरेक्शन में निकलेगा, RL की डायरेक्शन में निकलेगा। तो फिर करंट यहाँ से चला इस प्रकार चलते चलते और ये चक्कर पूरा करने वाला है। लेकिन बल्ब को करंट अवश्य मिला है, और किस डायरेक्शन में मिला है, X से Y की ओर मिला है। किस डायरेक्शन में, X से Y की ओर। करंट की डायरेक्शन की अपने बात करें तो D से D2, शेष आधे चक्र की बात करें D से D2, D2 से X, X से Y, Y से C और D। लेकिन RL के अंदर जो करंट फ्लो आया वो X से Y की ओर आया। पहले भी उसकी डायरेक्शन X से Y की ओर थी, अब भी उसकी डायरेक्शन X से Y की ओर ही है। तो भाई अब काम किसने किया है, D2 ने। D2 ने पहले आधे चक्कर में कोई काम नहीं किया, शेष आधे चक्कर में काम कर दिया। X से Y की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव दिशा में माना है, लेकिन इस बार D1 ने कोई काम नहीं किया है। मतलब एक पूरे चक्र की बात करूं तो पहले आधे चक्कर में D1 ने काम किया और दूसरे आधे चक्कर में D2 ने काम किया। अब दूसरा चक्कर जब स्टार्ट होगा तो सेम परिपाटी, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। पहले आधे चक्कर में तो D1 काम करेगा और दूसरे आधे चक्कर में D2 काम करेगा। इसी प्रकार से आगे और चक्कर लगातार चलते रहेंगे। तो पहला आधा चक्कर है वो D1 की भूमिका में आता है और दूसरे आधे चक्कर में D2 अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि यहाँ पे जो भी बल्ब लगा हुआ है, लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है, उसको कंटिन्यू करंट मिल रहा है, चाहे वो D1 से होते हुए आए चाहे वो D2 से होते हुए आए, और ये लगातार दीप्त अवस्था में रहेगा। और इसके अंदर डायरेक्शन है करंट की वो एक ही बनी रहेगी, एक ही दिशा की करंट इसको मिल रही है, यानी कि दिष्ट करंट इसको मिल रहा है। कौन सा करंट, दिष्ट करंट। और दोनों का यदि मैं कंप्लीट आरेख बनाऊं तो सबसे पहले D1 या फिर D2 के कारण मिल गया, फिर ये D1 के कारण वापस मिला, फिर D2 के कारण मिला। आगे यदि अपने बढ़ते जाएंगे तो D1 D2 दोनों के कारण परिणामी जो निर्गत संकेत हमें मिलेगा लोड प्रतिरोध RL के लिए वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो पूरी की पूरी तरंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिष्टकरण हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो संकेत है वो एक दिशीय में प्राप्त हो रहा है। हालांकि ये परिमाण में लगातार चेंज हो रहा है, तो ये शुद्ध दिष्ट संकेत नहीं है, ये लगभग शुद्ध दिष्ट संकेत कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे पूरी की पूरी तरंग का दिष्टकरण हुआ है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और पूरी तरंग का दिष्टकरण हो पाता है। और ये जो अपने संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए संकेत आरेख बनाइए, तो आपको ऐसा कुछ बनाना होता है। तो ये प्रक्रिया थी पूर्ण तरंग दिष्टकारी की।
आई होप, आशा करता हूँ कि ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन में हो सकता है आपके किसी भी भाई बहन का फ़ायदा हो जाए और वो कंटिन्यू क्लास ले पाएँ। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों ने पूछा है कि कौन से बोर्ड का सिलेबस है, उसके किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि एनसीईआरटी का भी इसमें पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा शॉर्ट है आरबीएसई की बजाय, तो पूरा एनसीईआरटी भी इसमें समाहित हो जाता है। तो ये आरबीएसई के अकॉर्डिंग और कंटिन्यूअसली टॉपिक वाइज लगातार चल रहा है। और यदि आपको चेक करना है कि पीछे का कोई भी टॉपिक हमारा छूट गया है तो आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के लेसन वाइज और टॉपिक को आराम से सर्च कर सकते हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।